हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो मॉक CT 1 है उसका सॉल्यूशन एकदम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 एग्जांपल जो मैथमेटिक्स पेपर 1 है इसके जो 25 ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। और दूसरा वीडियो बन जाएगा मैथमेटिक्स पेपर 2 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह का सॉल्यूशन होने वाला है। ये हर एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका मॉक टेस्ट का था, द स्टेटमेंट P एंड Q इम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आपका होगा ये आपको टिक करना था। तो लेकिन इससे पहले आपको क्या जानना चाहिए, P इम्प्लाइज Q जो इक्विवेलेंट किसके साथ होता है, निगेशन ऑफ P और Q के साथ होता है। तो ये आइडिया यूज करने के बाद ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा P एंड Q इम्प्लाइज P, ये हम निगेशन ऑफ P एंड Q और P ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन फिर डी मॉर्गन्स लॉ हम यूज करेंगे तो निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंड के लिए है तो यहाँ हम और का यह थोड़ा सा आपके सामने चेंज करके ये जो स्टेटमेंट है आपका किस तरह होने वाला है तो ये आपके सामने दे रहे हैं। तो एंड का जो है वो और के जैसा हो जाएगा। तो इसी तरह आपका डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा और इसी तरह ये डी मॉर्गन्स लॉ हम लिखते हैं तो ये और पी इस तरह कर सकते हैं। फिर जब हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे तो ये निगेशन ऑफ पी और पी एक साथ हम ले रहे हैं और निगेशन ऑफ क्यू हम साइड में कर रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ को मैंने यूज किया है। फिर आप देख सकते हैं निगेशन ऑफ पी और पी ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ट्रू आएगी। लेकिन फिर उसके बाद टी और पी जब लेते हैं कोई भी स्टेटमेंट पी हो तो वो इक्विवेलेंट टू टी होता है। तो फाइनल आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने उसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था आपके सीईटी में और किस तरह इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए किस तरह की आइडिया हमें यूज करनी पड़ेगी, द स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ P और Q इज ए टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है या नन ऑफ अबव। तो आपको टोटोलॉजी कब होता है, जब ये लास्ट कॉलम जब ऑल स्टेटमेंट का आउटपुट जो है ट्रू होता है तो टोटोलॉजी। कॉन्टिजेंसी कब होता है, सब फॉल्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्स आने वाले हैं। तो देखते हैं पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, P इम्प्लाइज Q निकालना पड़ेगा। इससे पहले P के वैल्यू और Q के वैल्यू किस तरह होते हैं ये तो आपको शायद मालूम ही है। और P इम्प्लाइज Q में क्या होता है, एक ही आपको दिमाग में रखना है, टी एफ क्या होता है, एफ होता है। तो इसके रिलेटेड आपके सामने क्या करने वाले हैं हम, टी एफ की वैल्यू एफ होने वाली है और अदरवाइज सब जगह क्या आने वाला है, टी ही आने वाला है। तो ये आपके सामने चेंजेस कर रहे हैं। फिर निगेशन ऑफ पी में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होता है। तो यहाँ टी टी एफ एफ आया है तो इसी को हम क्या करते हैं आपके सामने यहाँ ले रहे हैं और टी का मुझे क्या करना है, एफ करना है। तो ये थोड़ा सा आपके सामने चेंजेस कर रहे हैं, एफ एफ इसका क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा। इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। फिर ये कॉलम निगेशन ऑफ पी और ये कॉलम क्यू है, इसको हम और यूज करेंगे। तो और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स अदरवाइज ट्रू होता है। तो ये टी एफ है तो ये एफ एफ है, यहाँ टी टी एफ एफ तो दोनों एफ है तो ही एफ हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या होने वाला है, एफ, अदरवाइज यहाँ क्या होने वाला है, टी होने वाला है। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कौन से दो कॉलम लेने हैं मुझे, ए कॉलम और ए दोनों कॉलम में डबल इम्प्लीकेशन। लेकिन डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, बोथ ट्रू देन ट्रू एंड बोथ एफ देन एफ।
अदरवाइज बोथ एफ देन ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। मीन्स डिस्टिंक्ट है तो फॉल्स होता है। ये आप देख सकते हैं दोनों में टी टी है, सेम है, एफ सेम है, टी टी सेम है, फिर टी टी सेम है। तो हर जगह क्या होने वाला है, इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट क्या हो रहा है, टी आ रहा है। तो इसी तरह आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम लास्ट आउटपुट कॉलम ऑल टी आर प्रेजेंट। मीन्स क्या है, यहाँ ट्रूथ वैल्यू जो है सबके टी है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सब जगह टी है, तो ये क्या होने वाला है, टोटोलॉजी होने वाला है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, टोटोलॉजी का जो ऑप्शन है वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम ये सब कुछ जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव तो देख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रहे हैं, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले हमें ये ऑप्शन तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन पहले हम इसके रिलेटेड बेसिक जो है पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है वो पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी ऐसे लिखते हैं, और पी इम्प्लाइज क्यू है वो निगेशन ऑफ पी और क्यू ऐसे लिखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, इसका यूज़ करके और ये यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी ऐसे लिख सकते हैं। हम निगेशन नहीं ले रहे हैं, सिंपली क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का कंसेप्ट जो है वही यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं इधर। लेकिन यहाँ पी डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, यहाँ क्यू की जगह निगेशन क्यू है, तो यहाँ क्यू की जगह मुझे निगेशन ऑफ क्यू लेना पड़ेगा, और यहाँ निगेशन ऑफ क्यू है तो निगेशन ऑफ क्यू लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू जब हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो वही हम निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ डबल निगेशन का क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा क्यू और ये और इसी तरह हो जाएगा। अब इसको हम निगेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये निगेशन ऑफ ये जो पार्ट है मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है इसको मुझे क्या करना है, निगेशन अप्लाई करना है। लेकिन फिर जब हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ ए पार्ट आ जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और निगेशन ऑफ ए ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसी तरह होने वाला है। लेकिन डबल निगेशन का ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है और ये जो पार्ट है इसी तरह हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है कहाँ है आपको शायद, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 1 2 2 -4 है, देन हमें क्या दिखाना है, ए और एडजॉइंट ए सिंगुलर है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर है, ए सिंगुलर और एडजॉइंट ए भी सिंगुलर है, या तो यहाँ सिंगुलर की जगह क्या होना चाहिए, नहीं तो क्या होना हो रहा है, ए बी और सी ऑप्शन दोनों सेम ही हो जाएगी। तो यहाँ क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ ए सिंगुलर और एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सिंगुलर देखने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं, 1 2 2 -4 में 1 इंटू -4 करना पड़ेगा, ए -4 हो जाएगा, और माइनस करके क्या करना है, 2 इंटू 2 क्या होने वाला है 4, तो ये क्या होने वाला है -8। लेकिन ये जो -8 है वो 0 से अलग है, तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, तो ये जो पार्ट है डिटर्मिनेंट ये नॉन जीरो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर है। तो ये हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यह इसी तरह आपको सॉल्यूशन एकदम डिटेल में दे रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स A11 A12 A21 A22,
लेकिन ये a11 है क्या, या aij आप देख सकते हैं को फैक्टर ऑफ aij है, वो हम -1/i+j इंटू mij ऐसे लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, इसका जो a11 आने वाला है वो a11 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर ये जो a12 है, a12 हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। फिर a21 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और a22 हो जाएगा, वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए ये हम क्या कह सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ये एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। और ये जो -2 है तो इसी तरह आपका एलिमेंट ये हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जब हम फिर डिटर्मिनेंट में लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट फिर आप देख सकते हैं -4 और माइनस करके फिर -4 ही आने वाला है। आप अच्छी तरह देखेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। लेकिन -8 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। तो ये भी नॉन सिंगुलर है और एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉन सिंगुलर है। तो इसी तरह से आपको किस तरह ये जो सॉल्यूशन है मिल रहा है आप भी देख सकते हैं। ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए आर नॉन सिंगुलर, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ से ही क्वेश्चन तैयार करके दे रहे हैं। जब इस 2 को मैं -2 लेता हूँ तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होता है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर जो है ऑप्शन वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया था मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया था, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम थोड़ा सा ही स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, ये जो एंड है इसके जगह सिर्फ हम जब और लेते हैं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन क्या है वो देखना पड़ेगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 3 और 2x + 3y = 5 ये हमें लिखना है। तो पहले मुझे क्या करना है, ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम x और y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 और 2 है, तो वो रिस्पेक्टिवली लिखने वाले हैं। तो यहाँ 1 और 2 हो जाएगा। फिर यह क्या होने वाला है, 2 और 3 जो है सेकंड इक्वेशन का वो x और y के कोएफिशिएंट हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड आप भी देख सकते हैं क्या है, 3 एंड 5। तो इसी तरह आपके क्या होने वाले हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म होने वाला है। यहाँ मुझे क्या करना है, ये जो 2 एलिमेंट है उसे 0 करना है। तो थोड़ा सा हम कौन सा आइडिया यूज करने वाले हैं, R2 का एलिमेंट 0 करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन R2 को R2 माइनस यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स R1, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद यहाँ मुझे R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 - 4 हो जाएगा, तो यहाँ -1 होने वाला है। फिर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये जो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, वो 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं फिर ये जो इक्वेशंस है हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1x + 2y = 3
मीन्स क्या होने वाला है, ये जो लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन में होने वाला है, फिर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज x + 2y = 3 हो जाएगा। लेकिन इसका यूज करके 0x - y = -1 हो जाएगा। तो ये y की जो वैल्यू है सेकंड का यूज करके जनरली क्या होने वाली है, यहाँ ये -y = -1 आने वाला है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और वही वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू 1, थोड़ा सा हम फास्ट ले रहे हैं तो 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर ये 2 को हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। और 3 - 2 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो x भी 1 और y भी 1 कहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आपका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, 1 1 मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आपको जो पूरा पेपर 1 है इसका भी आपको तो सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब ये इनकी वैल्यू है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का टाइप भी आपको समझना है अच्छी तरह। तो ये मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिखा है, लेकिन मुझे ए इनवर्स इंटू एडजेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मुझे ए इनवर्स के बारे में सोचते हैं तो डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -2 × 3, ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये -6 नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो ए इनवर्स है वो ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम ए इज नॉन सिंगुलर कहने वाले हैं और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमें ये जो इनवर्स है वो इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं एडजेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का एडजेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो कोफैक्टर्स है वो -2 का कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपके सामने लिख रहे हैं A12 मीन्स 0 का कोफैक्टर 0, फिर A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और A22 मीन्स 3 का क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। लेकिन इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है तो ही ये क्या हो जाएगा, हमारा ए एडजेंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो आपके सामने ये 0 है, वो अलग बात है, वो 0 को मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, इस 0 एलिमेंट के तरफ लेना पड़ेगा और ये 0 यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये हो गया है आपका एडजेंट ऑफ ए। लेकिन आपको मालूम है ए इनवर्स ए जो है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए होता है। तो मुझे ये जो वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू क्या होती है आप भी यहाँ देख सकते हैं, इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। और ये तो आप देख ही सकते हैं वो भी क्या है, एडजेंट ऑफ ये है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह करना है वो भी आप देख सकते हैं। एडजेंट ऑफ ये मैट्रिक्स है तो उसके जगह दो बार एडजेंट ऑफ ए आया है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ए मिस हो गया था। तो ये इसी तरह आपको क्या करना है, ये एडजेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या होता है वो आप भी देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एडजेंट ऑफ ए की जगह उसके रिलेटेड जो मैट्रिक्स है वही यहाँ पुट करता हूँ। तो ये 2 बार आने वाला है। और डिटर्मिनेंट ऑफ 6 आप भी देख सकते हैं, यहाँ क्या है, -6 है। अब आपको ये जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। लेकिन जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स ही है। तो डायगोनल एलिमेंट के हिसाब से हमें ये जो 2 मैट्रिक्स है इसका प्रोडक्ट में थोड़ा सा 3 × 3 9 होने वाला है। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं डायगोनल टू डायगोनल प्रोडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 + 0 × ये 0 करना पड़ेगा, लेकिन वो 9 हो जाएगा। फिर 3 × 0 + 0 × -2 करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 0 × 3 -2 × 0 ये 0 हो जाएगा। फिर 0 × 0 -2 × -2 क्या होने वाला है, यहाँ 4 होने वाला है। अब इसी तरह ये जो ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ बाहर
1/-6 है, वैसा कोई भी नहीं है। इसका मतलब 1/-6 से मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो -9/6 हो जाएगा, लेकिन -9/6 जो है वो -3/2 हो जाएगा। और यहाँ 4/-6 जो है वो क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो दिख रहा है वो कौन सा है, शायद ये ऑप्शन नंबर बी है। दोनों भी एलिमेंट क्या है, नॉन निगेटिव, सॉरी दोनों भी नॉन जीरो निगेटिव नंबर है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ये ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होने वाला है। उसी तरह ये जो 7th एग्जाम्पल है, किस तरह हम 7th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और कौन से टॉपिक का एग्जाम्पल है 7 नंबर, ये भी आप यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है एकदम डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। तो इसके लिए ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझना है। तो आपको ये cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। लेकिन ये जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसमें क्या करना है, हमें निगेटिव साइन इग्नोर करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यह 1/2 जो है जनरली cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो यह cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। लेकिन यह हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, ये हम निगेटिव साइन इग्नोर करके थीटा फाइंड आउट किया है और उसी थीटा का यूज करके हमें पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं cos थीटा जब निगेटिव है, लेकिन cos थीटा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अलाइड एंगल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है π-x और थर्ड क्वाड्रेंट में π+x। तो वही हम -cos x ये इसी तरह लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ x जो आपके सामने दिख रहा है, या ये x की जगह मुझे क्या लेना है, थीटा लेना है। तो इसका यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, π-π/3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ π+π/3 हो जाएगा। लेकिन π-π/3 आप अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो 2π/3 और इसी का सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π/3। लेकिन ये दोनों भी थीटा के वैल्यू जो है वो 0 to 2π के अंदर ही है, इंटरवल के अंदर ही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाला है। तो आपको ये समझना होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ये जो थीटा की वैल्यूज है वो 0 to 2π इस इंटरवल के दरम्यान ही चाहिए, तो ये हम क्या कह सकते हैं, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30 है। तो cos ऑफ a/2 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें cos ऑफ a/2 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी होता है। लेकिन आपको ये s की जो वैल्यू है वो s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a की वैल्यू 18 है, इसकी 24 है। तो ये 18 + 24 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा और ये 30 72 होने वाला है। तो a प्लस बी प्लस सी 72 हो गया, अपॉन 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसी तरह s की वैल्यू क्या होने वाली है, 36। वो ओरली मैंने आपको बता दी है। फिर माइनस ये, तो ये 18 करना है अपॉन b इंटू सी, तो 24 इंटू 30 कलर टू कलर भी आप यहाँ समझ सकते हैं। आपको अच्छी तरह ये सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रूट ऑफ 9/10, लेकिन रूट 9 की वैल्यू 3 आती है और ये जो 10 है उसका रूट नहीं निकलता है, तो ये 3/√10 हो जाएगा। तो इसमें ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ये है। तो इसी तरह आपको उस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या करना है, क्या क्या बेसिक आइडियाज़ हमारे पास होनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरह देखना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर इसी तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द इक्वेशन 4x² - 12xy + 9y² इक्वल टू 0 इज पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन है या पेयर ऑफ कोइंसाइड लाइन है या डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये आपको
देखना है। तो पहले हम आपके सामने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देते हैं। तो ये पेयर ऑफ लाइन ये दी है, इसका कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ करना है। ये करने के बाद ए की वैल्यू 4, 2h की वैल्यू -12, इसका मतलब h की वैल्यू -6 और b की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब आपको यहाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन का इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। ये एच स्क्वायर माइनस ए बी जब 0 होता है तो कौन साइड लाइन्स मिल जाती है, तो हमें कौन साइड लाइन या डिस्टिंक्ट लाइन है ये देखना है। लेकिन हर एक के लिए मुझे क्या करना है, फाइंड आउट एच स्क्वायर माइनस ए बी करना है। तो यहाँ h की वैल्यू जो आपके सामने है -6 है, तो -6 स्क्वायर, a की वैल्यू आप भी देख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 9 है, तो वो यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 इंटू 4 क्या होता है 36 इज इक्वल टू क्या मिला है 0। तो यहाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 मिला है। तो ये पेयर ऑफ क्या मिला है, कौन साइड लाइंस का कंसेप्ट मिला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह आपको उस कंसेप्ट के हिसाब से जो जो कंसेप्ट चाहिए आपके दिमाग में होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए वो कंसेप्ट आपके सामने दे रहे हैं, एकदम डिटेल में ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये -2i इंटू ए -3i इक्वल टू 0 है। तो ये इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ a -2i इंटू ए -3i इक्वल टू 0 लिया है, इन दोनों ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए, फिर a इंटू -3i इसी तरह हो जाएगा, फिर -2i इंटू ए इसी तरह होने वाला है, और -2i और -3i प्लस 6i हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जनरली जो ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आई इंटू ए मैट्रिक्स जो लेंगे हम तो ए ही मैट्रिक्स होता है। तो ये जब आइडिया हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं तो ये ए इंटू ए स्क्वायर लिखने वाले हैं, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो -5a हो जाएगा और ये 6 है। अब यहाँ हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स या प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऐसा कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाइंग ही करना पड़ेगा। तो ये अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग मीन्स बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक पार्ट में क्या किया है मैंने, टर्म में ए इनवर्स बाद में मल्टीप्लाई किया है। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एक ए और एक ए इनवर्स क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, और रिमेनिंग जो है वो ए हो जाएगा। फिर ए इंटू ए इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स सिंपली ए इनवर्स होने वाला है। यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6 ए इनवर्स लेफ्ट में और ये पूरा पार्ट राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसी तरह हो जाएगा, और ये इनवर्स की वैल्यू जो है वो इसी तरह हो जाएगी। आप इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप भी यहाँ देख सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन आपको सामने दिया है, ये इसका यूज करके आपका जो सॉल्यूशन है किस तरह होने वाला है ये भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, किस तरह का क्वेश्चन है और कितना सिंपल तरीके से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ये आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ आया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये प्रोबेबिलिटी 3 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6 के लिए करना है, लेकिन हमें मालूम है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटीज 2 के 4 के 6 के 4 के 3 के इसकी सम करेंगे इक्वल टू 1। तो ये के की वैल्यू मुझे 1/25 मिल जाएगी। और फिर 3 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 4 5 6 होनी चाहिए, लेकिन 4 है तो 6 के 4 के 3 के इसी तरह होता है, तो ये 13 के हो जाएगा।
लेकिन k की वैल्यू 1/25 है। तो ये इसी तरह आपको ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ आया है, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका रिलेटेड मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल टू 2x प्लस 3y की हमें फाइंड आउट करनी है। ये आपका कंस्टेंट है और ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन है। तो इसमें क्या करना है, ये दोनों लाइन के दरमियान कौन सा रीजन आता है, येलो कलर का आप यहाँ देख सकते हैं, वो लाइन का इक्वेशन भी मैंने दिया है। और उसके दरमियान जो आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये दोनों लाइन, इसमें जो येलो कलर का रीजन है यही आपका रीजन है, फिजिबल रीजन ही उसे कहते हैं। और यह कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी। अब यहाँ ए पॉइंट जो है इस लाइन का इक्वेशन का यूज करके वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ क्या होने वाली है, ए की वैल्यू 0 1/2। फिर बी की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये बी जो है एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ बी पॉइंट पे ए इस तरह कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। और उसी तरह ये सी और डी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करनी है इस इक्वेशन में, और d की वैल्यू पुट करने फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करनी है यहाँ। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो है c और d पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये चारों पॉइंट के लिए ये z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y में जब हम पुट करेंगे तो ये 3/2 2 12 और 6 मिल रहा है। हाँ, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन यह मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह मैंने सॉल्व किया है एकदम सिंपल तरीके से। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो सेट थ्योरी पे मैंने लिया है। तो किस तरह सेट थ्योरी का भी आपका प्रैक्टिस होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर लेस देन 14 होना चाहिए। और बी सेट है नेचुरल नंबर भी ही लेने हैं, लेकिन x इज डिवाइजर ऑफ 10। तो 10 को कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है वो डिवाइजर हमें लेना है, नेचुरल नंबर में ही देखना है हमें। तो पहले ये जो ये सेट है प्राइम नंबर लेस देन 40, ये 2 भी प्राइम नंबर है, एक ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब कुछ है ऑड प्राइम नंबर है, इसी तरह हो जाएगी। बी जो है 10 के डिवाइजर जो है 1 2 5 10, यही पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है वो डिवाइजर है। तो इसका जो कॉमन आने वाला है इंटरसेक्शन में लेना है। तो ये 2 और 5 यहाँ भी है और 2 और 5 यहाँ भी है, तो इसका इंटरसेक्शन ये 13 का 2 5 होने वाला है, ये इंटरसेक्शन बी। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेगी। फिर आप देख सकते हैं ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम आपके सामने दे रहे हैं। आप यहाँ ये क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ए बी सी और ओरिजिन चौथा पॉइंट है, वर्टाइसिस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी 3 पॉइंट है, तो ये 3 7 4 पॉइंट के रिलेटेड ये ए वेक्टर जो है 3i 7j 4 के हो जाएगा। ये 5 - 2 3 पॉइंट के रिलेटेड ये बी वेक्टर मैंने कैसे लिया है देख सकते हैं आप, और सी के रिलेटेड इसी तरह हो जाएगा। तो और ओरिजिन के रिलेटेड हम ओरिजिन चौथा पॉइंट है, तो ये ओ ए इक्वल टू ए बार, ओ बी इक्वल टू बी बार, ओ सी इक्वल टू सी बार ऐसे लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला इस तरह है, इसमें ए बार जो है इसके रिलेटेड आई जे के कोएफिशिएंट्स है वो पहला रो, सेकंड रो बी बार के रिलेटेड और थर्ड रो सी बार के रिलेटेड है। तो ये 3/3 डिटर्मिनेंट इस तरह होने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू -2 इंटू 6 -12 और 5 इंटू 3 करना है -15 हो जाएगा। माइनस ऑफ 7, अब ये 7 जिस रो में है और कॉलम में है वो डिलीट करना है। फिर 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, -4 इंटू 3 -12, लेकिन माइनस करके करना है तो इसी तरह हो जाएगा। फिर ये 4 इंटू क्या हो जाएगा 25
-8 होने वाला है। और ये आप अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखेंगे तो इसी तरह -307/6 हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, तो ये 307/6 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप ही देख सकते हैं, और आपने कौन सा टिक किया था वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या करेक्ट है आपका ऑप्शन मेरे जैसा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो किस तरह का क्वेश्चन है कि 1 और -√3 ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो x पॉजिटिव है और y की वैल्यू निगेटिव है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरली क्या होता है, r की वैल्यू इस तरह और थीटा की वैल्यू 2π - tan इनवर्स y/x इसी तरह होने वाली है। लेकिन r √x² + y² करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2π - tan इनवर्स इसी तरह हो जाएगा। तो ये मॉड्यूलस में लिया है तो इसी तरह लिखेंगे, लेकिन tan इनवर्स √3π/3 होता है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 5π/3 हो जाएगा। तो ये आपका 2, 5π/3 ये जो है ये क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन है वो आप भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरह देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। ए बी सी 3 पॉइंट है, लेकिन सी पॉइंट में लैम्बडा अननोन है, पॉइंट है लाइन यल पे है, तो ये लैम्बडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो आप 3 डायमेंशनल का ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हमें लाइन का इक्वेशन तो मालूम ही है, x - x1 अपन x2 - x1, y - y1 अपन y2 - y1, z - z1 अपन z2 - z1। यही पॉइंट लेके आपको किस तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है ये देखने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ये जो 3, 2, 4 है उसे x1 y1 z1 माना है, तो ये x1 की वैल्यू क्या ली है मैंने 3 ली है, तो यहाँ दोनों जगह मैंने x1 की वैल्यू 3 की कर दी है, y1 की वैल्यू जो है वो क्या करने वाले हैं हम 2 करने वाले हैं, इसी तरह कर दी है। और z1 और नीचे का z1 है इसकी वैल्यू मैंने 4 कर दी है। तो ये दोनों पॉइंट का यूज करके मैंने लाइन का इक्वेशन किया है, लेकिन इसी लाइन पे ये सी भी पॉइंट होगा, तो यहाँ मुझे क्या करना है x के जगह 4, y के जगह 3 और z की जगह लैम्बडा कर देंगे। तो आपको यहाँ x की जगह 4, y के जगह 3 और z की जगह लैम्बडा मैंने पुट कर दिया है। ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/-4, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/-4, और यहाँ डिनोमिनेटर -1 होने वाला है, लैम्बडा -4 हो रहा है न्यूमरेटर में, तो ये दोनों 1/-4 है, तो एक ही रखते हैं। और ये आपको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा -4 इक्वल टू दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 1/4 हो जाएगा, फिर -4 दूसरे साइड में जाने के बाद +4, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/4 हो जाएगा। तो इसी तरह लैम्बडा की वैल्यू क्या होने वाली है 17/4 होने वाली है। तो इसी तरह आपको ये एकदम सिंपल तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना था। आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है शायद ये आपके सामने दे रहे हैं, और इसका किस तरह सॉल्यूशन होने वाला है ये पूरी तरह आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 to 4 फ्रॉम द लाइन ये करना है। तो आप ये सिचुएशन मैंने डायग्राम थ्रू दी है, लाइन जो है ये लाइन आपकी यल ऐसे दी है मैंने, पॉइंट 3 to 4 इसी तरह लिखा है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इसको हम लैम्बडा के साथ इक्वेट करेंगे, तो हर पहला पार्ट जो है x+3/5 लैम्बडा के साथ, ये भी पार्ट लैम्बडा के साथ, ये भी पार्ट लैम्बडा के साथ इक्वेट हो जाएगा, और इसी का यूज़ करके मुझे x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x, y, z कलेक्ट करने के बाद ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिख रहा है ये लाइन यल पे कौन सा भी पॉइंट है, कौन से भी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन मुझे यम के लिए उसको लेना है,
तो ये एम भी पॉइंट है, वो लाइन यल पे है, उसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हम कहते हैं। तो एम का कोऑर्डिनेट मैंने ये लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एम लाइन फाइंड आउट करनी है। तो ये ए के डायरेक्शन रेशो ए पॉइंट के 3 to 4 है और एम के डायरेक्शन रेशो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका यूज करके डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए एम क्या हो जाएगा, 5 लैम्बडा -3 उसी तरह 2 लैम्बडा -2 और 3 लैम्बडा -10 और ये 4 हो जाएगा। फिर ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसी तरह मिल जाएगा। तो ये जो है डायरेक्शन रेशो किसके मिल जाएंगे आपको, डायरेक्ट 5:3 जो है वो लाइन यल के डायरेक्शन रेशोज है, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन ए एम लाइन और यल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप जैसे कि ए बार डॉट बी बार 0 कब लेते हैं और इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है तो ही लेते हैं। तो इसका मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही हम ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो का यूज करके हम डॉट प्रोडक्ट इस तरह 0 ले रहे हैं। ये 5 लैम्बडा -6 इंटू 5 प्लस 2 लैम्बडा -2 इंटू 2 प्लस 3 लैम्बडा -14 इंटू 3, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है 0 लेना है। ये अब हमें लैम्बडा के लिए सिंप्लीफाई करना है। तो ये 38 लैम्बडा -76 इक्वल टू 0। तो ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है। और यही लैम्बडा की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये 5 इंटू 2 -6 इसी तरह आपका होने वाला है और 2 लैम्बडा। तो ये थोड़ा सा मैंने भी गलती कर दी है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एम का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह ये पॉइंट मिल जाएगा। तो एक बार एम का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, ये एम और ये ए, तो इन दोनों को डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो आपका 2 इंटू रूट ऑफ 21। आप अच्छी तरह यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये जो मैंने आइडिया दी है वो आइडिया आप अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका सॉल्यूशन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए बार, मॉड्यूलस ऑफ बी बार और मॉड्यूलस ऑफ सी बार दी है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार की वैल्यू हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए ए के जगह ए बार प्लस बी बार है, बी बार के जगह बी बार प्लस सी बार है और सी बार की जगह क्या है, सी बार माइनस ए बार। तो इसी तरह हम ये लिख सकते हैं। फिर ये जो ब्रैकेट आप देख सकते हैं इसमें बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार है। ये फिर स्टेप मैंने एज इट इज यहाँ ली है। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार, फिर प्लस सी बार क्रॉस सी बार और माइनस सी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा। लेकिन सेम वेक्टर है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो 0 हो जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो सी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, 0 होता है। फिर ये जो रिमेनिंग 3 है वो रिमेनिंग 3 ए बार प्लस बी बार के साथ मैंने कर दिया है। तो ए बार डॉट ये पूरा ब्रैकेट प्लस बी बार डॉट ए पूरा ब्रैकेट किया है और इसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने किया है। और ये आप अच्छी तरह एक्सप्रेस करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट ही सिर्फ रहेगा। लेकिन यह क्या हो जाता है, ये पार्ट बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार है, यही पार्ट हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल ही है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसके हिसाब से आपको ये जो ऑप्शन कौन सा, तो ये 0 है या हम 2 लेना चाहते हैं 3 और ये 4। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि ये ऑप्शन प्रीवियस एग्जाम्पल जो है प्रीवियस एग्जाम्पल के रिलेटेड ऑप्शन एज इट इज़ आए हैं तो मैं ऑप्शन चेंज करना भूल गया था। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 18 है, वो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है।
फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट लेना चाहते हैं हम, तो 19 का सॉल्यूशन आप भी देख सकते हैं किस तरह। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट ये है, और ये नॉन नेगेटिव कंडीशन है। अटेंस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं। ये फिगर जो है इसी तरह येलो कलर यहाँ इन्फिनिटी तक राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो ये आपको क्या करना है, ए पॉइंट और सी पॉइंट तो डायरेक्ट निकलता है। बी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बी पॉइंट पे ये ग्रीन कलर की लाइन और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, तो उसका यूज़ करके हमें क्या करना है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 6 का यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो ये 5x प्लस वाई हम कैसे लिख रहे हैं, 4x प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ 4x मैंने लिखा है, और दूसरा एक x प्लस वाई है, इसके जगह मैंने क्या कर दिया है, इसका आइडिया यूज़ करके 6 लिख दिया है। तो x की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, और वही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 5। तो ये जो b पॉइंट है, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे 1 5 मिलेगा। और a और b c का जो कोऑर्डिनेट है वो तो आप इजीली देख सकते हैं। फिर a b और c के लिए आपको देखना है z की वैल्यू क्या आती है, तो ये 20 15 30, तो आपको मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिल रही है, 15 जो है मिनिमम वैल्यू 1 5 पे मिल रही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसी तरह आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन ये इंटरसेक्ट होते हैं, तो लैम्बडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू इस लाइन पे दिया है, तो किस तरह लैम्बडा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जब दोनों लाइन का इक्वेशन इंटरसेक्ट होता है, तो आप देख सकते हैं इसी तरह डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये जो दोनों लाइन x1, ये लाइन x1 y1 z1 और ये लाइन x2 y2 z2 से पास हो रही है, वो टपल का क्या कर रहे हैं हम, एक्स वाई जेड के टपल का सब्ट्रैक्शन। फिर डी आर एस ऑफ फर्स्ट लाइन, डी आर एस ऑफ सेकंड लाइन, ये सेकंड और थर्ड रोज है। अब इसमें हम पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसी तरह आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर यहाँ 2 माइनस लेमडा ही यहाँ अननोन टर्म है, फिर ये हम अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसी तरह आपका डिटर्मिनेंट होने वाला है। और डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने के बाद लेमडा की जो वैल्यू है, वो लेमडा की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 4 मिलने वाली है। इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको थोड़ा सा मेरा सिंप्लीफिकेशन फास्ट लग रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर आपको एंगल बिटवीन प्लेन, ये प्लेन है और दूसरा प्लेन इसी तरह है, इसमें एंगल क्या है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा एंगल थीटा बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स होते हैं। तो यहाँ जो n1 है, n1 बार, ये पहले जो प्लेन है उसका जो ये n1 बार है, ये क्या है, नॉर्मल टू दी फर्स्ट प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन यहाँ दिया है, और ये जो नॉर्मल है वो सेकंड प्लेन को है। लेकिन ये नॉर्मल का यूज करके हम ए एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू मॉडुलस ऑफ बी बार का यूज करके, यहाँ ए बार की जगह n1 बार और बी बार की जगह n2 बार है। तो इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, आई का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यहाँ मैंने कर दिया है। और यहाँ 1 1 2 जो है कोएफिशिएंट, इसके स्क्वेयरिंग करके सम, फिर ये 2 माइनस 1 1 का स्क्वेयरिंग करके सम, इसी तरह हो जाएगा। फिर रूट 6 आता है, और ये 3/6 मीन्स 1/2 होता है, लेकिन 1/2 की वैल्यू कॉस में cos ऑफ π/3 होता है। तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, π/3। तो दोनों प्लेन में जो एंगल है वो क्या मिल जाएगा हमें, π/3 मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा मैंने भी यहाँ गलती कर दी है, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन को ही तो π/3 यहाँ मुझे देना चाहिए था, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन मैंने सही दिए थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा गलती हुई है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं
जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी, शायद नहीं बराबर किया है सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा जो है डायरेक्शन कोसाइंस है, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गैमा हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो है इसके रिलेटेड जानना जरूरी है। जब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा डायरेक्शन कोसाइंस है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर गैमा तो एज इट इज है, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और इसके जगह ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लेना है। फिर ये पार्ट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। फिर हम ये 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। और थ्रू आउट जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1। तो आपके सामने ऑप्शन जो है इसमें से 1 जिस ऑप्शन में है वही आपका करेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी एकदम अच्छी तरह देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वाट इनवर्स -1/√3 के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने क्या किया है, y माना है। तो ये क्वाट इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्वाट y हो जाएगा। तो क्वाट y इज इक्वल टू -1/√3 हो जाएगा। लेकिन 1/√3 की वैल्यू क्वाट ऑफ π/3 होती है, तो ये मैंने ये 1/√3 की वैल्यू सिर्फ पुट की है, ये माइनस एज इट इज है। लेकिन ये माइनस क्वाट थीटा क्वाट में ही लेना है मुझे, तो ये माइनस क्वाट थीटा क्वाट ऑफ पाई माइनस थीटा होता है। तो ये थीटा की जगह मैं π/3 यूज करने वाला हूँ, तो इसी तरह हो जाएगा। तो क्वाट y इज इक्वल टू क्वाट ऑफ 2π/3 हो जाएगा। लेकिन y की वैल्यू यहाँ 2π/3 आने वाली है। लेकिन ये जो रेंज है क्वाट इनवर्स फंक्शन की वो 0 to π होती है। इसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम बोल रहे हैं। तो इसी तरह ये 2π/3 0 to π ओपन इंटरवल में है, तो इसकी वैल्यू 2π/3 होने वाली है। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें आपको किस तरह क्वेश्चन मैंने पूछा है यहाँ आप भी देख सकते हैं। साइन ऑफ ये पार्ट है, इसकी वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इस पार्ट में क्या करना है मुझे, ये साइन जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 जो हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो ये मैंने π/2 कर दिया है। लेकिन आपको पता ही है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या होने वाला है, एक कॉस इनवर्स x को मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी आपको जो 1/5 है वो। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ये जो ऑप्शन है मैंने गलती कर दिया है ऑप्शन लेने के लिए, क्योंकि ऊपर का जो ऑप्शन है वही लिया है। लेकिन आपके क्वेश्चन जो दिया था उस क्वेश्चन में सब कुछ ऑप्शन ठीक ठाक ही है, उसमें कोई गलती नहीं थी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट का वो आप देख सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, एक कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन है। तो ये साहब क्या करना है, ये डिस्टेंस बिटवीन ax1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है। तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह होता है, लेकिन x1 y1 z1 की जगह 0 0 0 आएगा। तो यहाँ x1 y1 z1 की जगह मैंने 0 0 0 लिया है, और जिस तरह आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इसी तरह दोस्तों हम एकदम सिंपल तरीके से ये सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, और ये जो पेपर सेकंड का सॉल्यूशन भी है आप इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वही सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक 100% मिल जाएगा।